सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 37 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूं कि ये कहानी एक तख़य्युलाती और फ़र्ज़ी कहानी है। इस कहानी में बयान किए गए वाक़यात और इस कहानी में जो जो कुछ भी पेश आया वो सब फ़र्ज़ी है। उसका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। सूरज निकलने से पहले मैं उस मंदिर में पहुंच गया जहां मैं रात को आकर सो जाया करता था और जिसके लंगर से मैं पूरियां कचौरियां वगैरह भी खाया करता था। मंदिर में खूब पूजा पाठ हो रही थी, घंटियां बज रही थी। मैं वहां हिंदू बनकर रह रहा था। चुनाचे मंदिर के दरवाजे में से गुजरते हुए भी मैं दूसरे पुजारियों की तरह छत के साथ लटकती घंटियों को हाथ मार कर बजा देता था। यहाँ यात्रियों के लिए एक लंबी बैरक सी बनी हुई थी। दूसरे यात्री भी रात को यहीं सोते थे। मैं अपनी जगह पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि नागिन दुर्गा जरूर किसी अजाब में मुब्तला हो गई है। मेरा अब वहां ठहरने का कोई मकसद नहीं था। खुद दुर्गा ने मुझे वहां से चले जाने की हिदायत की थी। मैंने भोपाल वापस जाने का प्रोग्राम बना लिया। एक यात्री से पूछा, भैया मैं भोपाल वापस जाऊंगा, क्या तुम्हें मालूम है कि मथुरा से भोपाल की तरफ कौन सी गाड़ी जाती है? यात्री बोला, भैया तुम तो अपने शहर के आदमी निकले, मैं भी भोपाल से आया हूँ। ये बताओ तुम भोपाल में कहाँ रहते हो भैया? मुझे उस मोहल्ले का नाम मालूम था जिस मोहल्ले में कमांडो खालिद की कज़न सिस्टर का घर था। मैंने उसी मोहल्ले का नाम ले लिया। वो बोला, हाँ हाँ, वो मोहल्ला हमारे घर से काफ़ी दूर है। मैंने मजीद गुफ्तगू से बचने की खातिर उससे कहा, भैया दिन के वक्त तो कोई ना कोई गाड़ी भोपाल की तरफ ज़रूर जाती होगी। वो बोला, सिर्फ एक ट्रेन मथुरा से सीधी भोपाल जाती है जो शाम को 7:50 पर दिल्ली से आती है। वो मेल ट्रेन भी है और रास्ते में किसी छोटे स्टेशन पर रुकती नहीं। बाकी गाड़ियां हर स्टेशन पर रुकती हैं। मैंने दिल में सोचा कि स्टेशन पर चलकर बैठ जाता हूँ, भोपाल की तरफ जाती जो गाड़ी भी मिली उसमें बैठ जाऊंगा। मैंने दोपहर का खाना या भोजन मंदिर में ही दूसरे यात्रियों के साथ खाया और मंदिर से निकलकर स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। मैं पैदल ही स्टेशन पर आ गया। टिकट चेकर की आंख बचाकर बेंच पर बैठ गया। उस वक्त तक दिन काफी चढ़ आया था मगर धूप गायब हो गई। बादलों ने सारे आसमान को ढांप लिया था। एक मुसाफिर ने जो मेरे करीब ही बेंच पर बैठा था अपने साथी से कहा, भैया इस रुत में बरखा का होना ठीक नहीं, पर भगवान की लीला न्यारी है। बारिश के ख्याल से मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। मैं रेलवे स्टेशन पर बारिश से महफूज था। ट्रेन के आने में अभी 1 घंटा बाकी रहता था। अचानक मुझे नागिन दुर्गा के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक सा पड़ा। आवाज़ मैंने साफ पहचान ली थी। मैंने अपने करीब बैठे हुए मुसाफिरों की तरफ इस ख्याल से देखा कि कहीं उन्होंने तो आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि आवाज़ खासी करीब से आई थी, मगर उनमें से किसी ने आवाज़ नहीं सुनी थी। वो बड़ी दिलचस्पी से मौसम के बारे में, फसलों के बारे में बातें कर रहे थे। आवाज़ एक बार फिर आई। नागिन दुर्गा उसी तरह करा रही थी जैसे उसे शदीद अजियत दी जा रही हो। मैं बेंच से उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। तीसरी बार आवाज़ सुनाई दी तो मैंने आहिस्ता से कहा, दुर्गा क्या ये तुम हो? नागिन दुर्गा ने कराहते हुए कहा, करमदाद मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैंने अपने दाएं बाएं देखा, कोई मुझे देख या सुन तो नहीं रहा। मैं टहलते टहलते प्लेटफॉर्म के खाली हिस्से की तरफ आ गया। दुर्गा की कर्बनाक आवाज फिर आई, करमदाद करमदाद मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने आहिस्ता से कहा, दुर्गा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? नागिन दुर्गा ने रुक रुक कर कहा, करमदाद मैं पुराने राजमहल के अंधे कुएं में हूँ, मुझे आकर यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस अंधे कुएं से निकालो, छिपकलियां मेरा गोश्त नोच रही हैं। मैंने आहिस्ता से पूछा, ये पुराना राजमहल कहाँ है दुर्गा? उसने बैन करने के अंदाज में कहा, करमदाद मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ, मैं पुराने महल के तय खाने के अंधे कुएं में पड़ी हूँ, हाय माता जी, हाय माता जी। और दुर्गा के रोने और बैन करने की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गई। मैं बेचैन हो गया। मैंने भोपाल जाने का इरादा मुलतवी किया और प्लेटफॉर्म पर ही एक शख्स से पूछा कि मथुरा में कोई पुराना राजमहल भी है? उसने कहा, शहर से 2 मील पश्चिम में आगरा जाने वाली रेलवे लाइन के पार है।
मगर तुम वहां क्या लेने जाओगे? वहां तो कोई इंसान नहीं जाता। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और रेलवे स्टेशन से निकलकर पुराने राजमहल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मैं पैदल ही जा सकता था। चलते चलते मैं मथिरा शहर की गुंजान आबादी से पश्चिम की तरफ दूर निकल गया। मुझे रेलवे लाइन दिखाई दी जो जमीन से ऊंची जगह पर थी। यहाँ फाटक था। एक बूढ़ा आदमी फाटक बंद कर रहा था। मैं वहीं रुक गया। जब बूढ़ा फाटक बंद करके हाथ में सब्ज झंडी लिए मेरी तरफ आया तो मैंने उससे पुराने राजमहल का पता पूछा। उसने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और बोला, वहां क्यों जा रहे हो बाबू? परदेसी मालूम होते हो। मैंने कहा, बाबा मैं उसे देखना चाहता हूँ, इंदौर से आया हूँ। बूढ़े ने कहा, गाड़ी आ रही है, गाड़ी गुजर जाने दो। दूर से इंजन ने विसल दी। बूढ़ा सब्ज झंडी खड़ी करके खड़ा हो गया। ट्रेन ने वहां से रन थ्रू गुजर जाना था। ट्रेन आई और शोर मचाती, जमीन हिलाती, गर्द उड़ाती गुजर गई। बूढ़े ने झंडी लपेटकर बगल में दबाई। एक तरफ का फाटक खोला, मुझे साथ आने का इशारा किया। दूसरी तरफ का फाटक खोला और एक तरफ इशारा किया, वो सामने है तुम्हारा राजमहल। ये कहकर वो अपनी कोठड़ी की तरफ चल दिया। जिस तरफ उसने इशारा किया था उस तरफ मुझे दरख्तों के झुंडों में एक किला नुमा इमारत की ऊपर वाली मंजिल नजर आई। मैं उस तरफ चल पड़ा। ये जगह बिल्कुल वीरान पड़ी थी, सिवाय दरख्तों और जंगली खुश्क झाड़ियों और इधर उधर बिखरी हुई ईंटों और रोड़ों के सिवा और कुछ नहीं था। दरख्त कीकर के थे जिनकी शाखें नोकीले कांटों से भरी हुई थीं। मुझे आता देखकर एक दरख्त के नीचे लेटा एक कुत्ता हड़बड़ा कर उठा और रोता हुआ राजमहल के खंडर की तरफ भाग गया। इससे पहले मैंने किसी कुत्ते को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। थोड़ी देर के बाद मैं पुराने राजमहल के खंडर के सामने खड़ा था। उसके टूटे फूटे बोसीदा दरवाजे को देखकर ही भूतों और बदरूहों का ख्याल आ जाता था। मैंने सोचा, मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। हो सकता है ये मेरा वहम हो और मुझे दुर्गा की आवाज ना आई हो। मैंने दुर्गा का नाम लेकर उसे आवाज दी। जवाब में दुर्गा ने होले होले रोते हुए कहा, करमदाद मुझे आकर अंधे कुएं से निकालो, मेरी मदद करो। कीड़े मकोड़े मेरा जिस्म नोच रहे हैं। मैं फौरन अंदर जाने को तैयार हो गया। मैंने पूछा, दुर्गा तय खाना कहाँ है जहाँ अंधा कुआं है? दुर्गा की आवाज आई, राजमहल के बाएं जानिब सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, ऊपर गैलरी है। गैलरी की दूसरी तरफ से एक सीढ़ी नीचे उतरकर तय खाने में जाती है। देर ना करो करमदाद, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। हाय। दुर्गा की आवाज पहले की तरह दूर होते होते गायब हो गई। अब मुझे इस भूत महल में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता था। मैं बेधड़क होकर खंडर महल की ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। ड्योढ़ी में हल्का हल्का अंधेरा और ठंडक थी। राजमहल के खंडर में दाखिल होते ही कुछ इस किस्म की खामोशी ने मुझे घेर लिया था जिसमें से सनसनाहट की आवाज आ रही थी। मैं आगे बढ़ता गया। ड्योढ़ी के आगे बाएं जानिब एक दीवार के साथ सीढ़ियां बनी हुई थी जो घिस चुकी थी और गर्द में ढकी हुई थी। ऊपर एक तंग सा दरवाजा नजर आ रहा था। दरवाजे के पट गायब थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे में आकर रुक गया। मैंने अंदर झांक कर देखा। वहां रोशनी बहुत कम थी और हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। एक गैलरी सी दिखाई दी। मैं गैलरी में आ गया। गैलरी का फर्श मेरे पांव तले इस तरह चिरचिराया जैसे अभी गिर पड़ेगा। मैं संभल कर दीवार के साथ हो गया। छत अंधेरे में पूरी तरह नजर नहीं आ रही थी। मुझे उल्लू के बोलने की आवाज आई। मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। उल्लू कभी दिन के वक्त नहीं बोला करते। आमतौर पर वो रात को बोलते हैं और उनकी आवाज बदशगुनी की अलामत होती है। मगर मुझ पर नागिन दुर्गा की मदद करने का भूत सवार था। हालांकि इस वक्त अक्ले सलीम से काम लेने की ज़रूरत थी। अब मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। हकीकत यह है कि खुद मुझे भी नागिन दुर्गा से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन इस जज्बे को मैंने अपने दिल में छुपाया हुआ था। मैं खुद इस हकीकत का सामना करते हुए घबराता था। गैलरी की दूसरी तरफ, जैसा कि नागिन दुर्गा की आवाज़ ने मुझे बताया था, कि एक तंग सीढ़ी नीचे जाती थी। सीढ़ियों में अंधेरा था। मैं बड़ी एहतियात से सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा था सीढ़ियों में फीकी फीकी रोशनी नमूदार हो रही थी। खुदा जाने ये रोशनी कहाँ से आ रही थी, क्योंकि वहां कोई मोमबत्ती या चिराग भी नहीं जल रहा था। आखिरी सीढ़ी के आगे मुझे हल्की रोशनी में एक ताबूत पड़ा नजर आया। मैं बड़ा हैरान हुआ। हिंदुओं के महलों और किलों में इस किस्म के ताबूत देखने में नहीं आते। ये ताबूत आमतौर पर ईसाइयों के किलों के खंडरों में होते हैं। ताबूत पर गर्द की तह जमी हुई थी। उस ताबूत के बारे में नागिन दुर्गा ने मुझे नहीं बताया था,
छोटा सा तह खाना था जिसमें आधी से ज्यादा जगह ताबूत ने घेर रखी थी। वहां कोई अंधा कुआं भी नहीं था। मैं सोचने लगा कि कहीं मैं गलत तह खाने में तो नहीं आ गया। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि नागिन दुर्गा की आवाज फिर सुनाई दी। वो कह रही थी, करमदाद, अंधा कुआं इस संदूक के अंदर है। इसके अंदर आकर मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ करमदाद, मेरी मदद करो। नागिन दुर्गा की आवाज में रहम की इल्तजा थी। मैंने कहा, दुर्गा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। नागिन दुर्गा की आवाज आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो गई। मैंने झुककर ताबूत को गौर से देखा कि उसका कोई कुंडा नजर आ जाए जिसको उठाकर मैं ताबूत के अंदर दाखिल हो सकूं। मुझे यकीन था कि ताबूत के अंदर जरूर कोई सीढ़ियां हैं जो नीचे अंधे कुएं में उतरती हैं। मैं ताबूत पर जमी हुई गर्द की तह को हाथ से इधर उधर हटाने लगा। ताबूत पर संस्कृत या हिंदी जबान में कुछ लिखा था जिसे मैं ना पढ़ सका। एक जगह मुझे ताबूत का कुंडा मिल गया। मैंने उसे उठाना चाहा तो मालूम हुआ कि ताबूत का ढकना बड़ी मजबूती से बंद है। मैंने जोर लगाना शुरू किया। 3-4 मर्तबा की कोशिश से ताबूत का ढकना खुल गया। ढक्कन के खुलते ही मेरे इर्द गिर्द भयानक चीखों और रोने की आवाजें गूंजने लगीं और पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया। मैं मुंह के बल ताबूत में गिर पड़ा। मैं अभी संभलने भी ना पाया था कि किसी ने ताबूत का ढकना जोर से बंद कर दिया। इसके साथ ही एक भयानक मर्दाना आवाज बुलंद हुई, तुम दुर्गा के प्रेमी हो, मैं तुम्हें भी शराप देता हूँ। अब तुम सारी उम्र इस ताबूत के अंदर रहोगे। तुम्हारी हड्डियां भी गल सड़ जाएंगी। एक होलनाक किस्म के कह कहे की आवाज आई और ताबूत वाली कोठड़ी में मौत का सन्नाटा छा गया। मैं घुप अंधेरे में पड़ा था। मैंने हाथ पांव मारे। मेरा ख्याल था कि ताबूत में इतनी ही जगह होगी कि मैं सिमट कर लेट सकूंगा, लेकिन ताबूत में काफी जगह थी। मेरा हाथ किसी गोल ठंडी चीज से टकराया। मैंने उसे टटोला। यकीन करें, दहशत से मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। ये एक इंसानी खोपड़ी थी। मैंने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। फिर ताबूत यूं अपने आप हिलने लगा जैसे बाहर भौचाल आ गया हो। मैं ताबूत के फर्श से चिमट गया। ताबूत ऊपर को उठा, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर को उठा और जैसे वो एक तरफ को चलने लगा। मैं खौफजदा भी था और सख्त घबराया हुआ भी था कि ये अचानक सब कुछ कैसे हो गया। ये बात साबित हो चुकी थी कि मुझे भीरू के मनहूस देवता ने धोखे से नागिन दुर्गा की आवाज देकर वहां ला कर बंद कर दिया है। मैंने ताबूत के अंदर ऊपर को जोर जोर से मुक्के मारे कि शायद ताबूत खुल जाए, मगर वो तो जैसे लोहे का बना था। ढक्कन इस तरह बंद हो गया था कि जैसे अब कयामत तक खुलेगा नहीं। मुझे आदमियों के कदमों की भारी चाप सुनाई दे रही थी। मैंने पूरी ताकत से चीख कर कहा, तुम लोग कौन हो, मुझे बाहर निकालो। मैंने 2-3 बार आवाजें दी मगर कोई जवाब नहीं आया। कदमों की चाप एक जगह रुक गई। ताबूत को जमीन पर रख दिया गया। इसके साथ ही कदमों की चाप दूर होती गई और फिर कब्र जैसा सकूत छा गया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये ताबूत किन लोगों ने उठाया और इसे कहाँ रख कर चले गए। मैंने पांव फैलाए तो वो ताबूत की पायंती की दीवार के साथ लग गए। मैंने ताबूत के अंदर अंधेरे में हाथों से टटोला। एक बार फिर मेरा हाथ इंसानी खोपड़ी से टकराया। मैंने खोपड़ी को उठा लिया। खोपड़ी के सर पर हाथ फेरा तो वहां 2 इंच लंबा शिगाफ था। लगता था कि ये किसी ऐसे आदमी की खोपड़ी है जिसके सर पर तलवार या कुल्हाड़े की जरब लगाकर हलाक किया गया था। उस मर्द के बाजुओं और टांगों की हड्डियां भी ताबूत के अंदर ही पड़ी थी। मैंने बेइख्तियार होकर दुर्गा को आवाज देकर पुकारा, मगर दुर्गा वहां होती तो मुझे जवाब देती। ये सारा आसेबी खेल था। वो दुर्गा की आवाज नहीं थी बल्कि कोई बदरू थी जिसने मुझे रोने और रुलाने के जाल में फंसाकर यहाँ ला फंसाया था। मुझे आयतुल कुर्सी याद थी। मैंने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक मारी और मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर सोचने, समझने और भारी से भारी मुश्किल का मुकाबला करने की ताकत आ गई। मैंने दोनों हाथों से ताबूत के छत को थाम कर पूरा जोर लगा दिया, मगर ताबूत नहीं खुला। मगर ताबूत में ताज़ा हवा जरूर किसी तरफ से आ रही थी। हो सकता है कि इसमें हवा के लिए छोटे छोटे सुराख किए गए हों, लेकिन गर्मी, हब्स और पसीने ने मेरा बुरा हाल कर दिया था। मैं कुछ नहीं कह सकता कि मुझे ताबूत में लेटे लेटे कितना वक्त गुजर गया। इंसानी कदमों की चाप एक बार फिर आने लगी। उसी तरह मेरे ताबूत को ऊपर उठा लिया गया और जैसे उसे लेकर पुरस्रार लोग एक तरफ को चल पड़े। वो एक जगह जीना उतरे, फिर जीना ऊपर चढ़ने लगे और ऐसी जगह से गुजरे जहां मुझे ताबूत के अंदर बाहर की ताज़ा हवा का एहसास हुआ।
मैंने ताबूत की छत और दीवारों पर अंदर से बहुत से मुक्के मारे, चीखा चिल्लाया, मगर बाहर किसी पर कोई असर ना हुआ। पुरस्रार आदमी मेरे ताबूत को उठाए चलते रहे, फिर पुरस्रार आदमी एक जगह रुक गए। यहाँ मेरे ताबूत को किसी जगह लटकाया जाने लगा। ताबूत नीचे ही नीचे जा रहा था, फिर वो जमीन के साथ लग गया। ताबूत के ऊपर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। शायद वो रस्सा था जिसकी मदद से ताबूत को किसी कुएं या के गहरी खड्ड में उतारा गया था। एक बार फिर मौत की खामोशी छा गई। थोड़ी देर के बाद मुझे सांपों की फुंकार की आवाजें सुनाई दी। सांपों से मुझे कोई डर खौफ नहीं था, बल्कि मुझे एक तरह से खुशी हुई, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि ताबूत के अंदर आकर कोई सांप मुझे डस ले और मैं इंसान से सांप के रूप में तब्दील हो जाऊं। सांप के रूप में बदल जाने से मैं ताबूत के अलावा इस मनहूस जगह से भी फरार हो सकता था। सांपों की फुंकार बड़े करीब से ताबूत के चारों तरफ से आने लगी। सांप ताबूत के ऊपर भी रेंगते महसूस हुए। अचानक ताबूत ने इसी तरह हिलना शुरू कर दिया जिस तरह वो पहले भी हिला था, मगर इस दफा वो दाएं बाएं हिलने के अलावा ऊपर नीचे भी हो रहा था। ताबूत की हरकत में शिद्दत आने लगी। फिर वो ऊपर को उठा और जोर से फर्श पर आन गिरा। गिरते ही वो टूट फूट गया। मैंने देखा कि मैं एक गहरी खाई में हूं, जिसकी दीवारों में छोटे छोटे दिए जल रहे हैं। उनकी रोशनी में मुझे बेशुमार सांप इधर उधर हरकत करते नजर आए। मुझे देखकर सांपों ने अपना फन उठाकर अपने चेहरे मेरी तरफ कर लिए। उनमें से कुछ सांप मुझे डसने के लिए लपके, मगर किसी नामालूम ताकत के जेरे असर वहीं रुक गए और पीछे खिसकने लगे। सारे सांप खाई की दीवार के साथ फन खोले बैठे मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देख रहे थे। मैं समझ गया था कि उन्हें मेरे जिस्म में से किसी ऐसे सांप की बू आ रही है जो उनके लिए बड़ा मुकद्दस सांप होगा। वैसे भी मुझे उनके डसने की ज्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि मुझे वैसे भी किसी सांप के जहर का असर नहीं होता था। मैं वहां से निकलना चाहता था। मैंने ऊपर देखा। ये खाई एक कुशादा कुएं की तरह थी। ऊपर रात की तारीकी में बादलों में छुपा हुआ आसमान फीका फीका सा नजर आ रहा था। दियों की रोशनी में मैंने देखा कि खाई या कुएं की गोल दीवार ऊपर तक गई हुई है। वहां पांव रखने की भी जगह नहीं थी। सांप उसी तरह मुसलसल मुझे देख रहे थे। खाई की दीवार जहां जमीन के साथ मिलती थी, वहां एक जगह मुझे गोल पत्थर लगा हुआ दिखाई दिया। मैंने गौर से देखा। यह पत्थर थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ था। मैंने उसे जोर लगाकर अपनी तरफ खींचा तो वो अपनी जगह से हिल गया। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैंने पत्थर हटा दिया। उसके पीछे मुझे गार सा नजर आया। मैंने जलता हुआ दिया हाथ में लेकर गार में रोशनी डाली। अंदर पथरीला रास्ता था जो ऊपर को जाता था। मालूम होता था कि इस रास्ते के जरिए बाहर से बारिश वगैरह का पानी खाई में जमा किया जाता होगा। मैं पथरीले रास्ते की चढ़ाई चढ़ने लगा। उस गार ने मुझे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां दीवारों पर बड़ी डरावनी मूर्तियां लगी थीं। कोई मूर्ति ऐसी नहीं थी जिसके दांत और जबान बाहर ना निकली हुई हो। वहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं मनहूस मूर्तियों को देखने लगा कि शायद इनके पीछे या दरमियान में कोई रास्ता वहां से बाहर निकलता हो। उन मूर्तियों में जो सबसे बड़ी और डरावनी मूर्ति थी, उसकी जबान सबसे ज्यादा लंबी थी और उसके पेट तक नीचे आई हुई थी। अचानक जबान ने हिलना शुरू किया। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हट गया। सुर्ख रंग की जबान किसी सांप के फन की तरह मेरी तरफ लहरा लहरा कर चली आ रही थी, जैसे मुझे अपनी लपेट में लेकर निगल जाना चाहती हो। मैं जिस तरफ बचकर जाता था, जबान उसी तरफ आ जाती थी। इस दौरान दूसरी मूर्तियों ने भी अपनी अपनी सुर्ख जबानें हिलाना शुरू कर दी थी। उनके मुंह से डरावनी आवाजें भी निकलने लगी थी। मैंने सोचा कि इस तरह डरता रहा तो ये मूर्तियां, जो जरूर किसी जादू टूने के जेरे असर हैं, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मुझे इनका मुकाबला करना चाहिए। जैसे ही बड़ी मूर्ति की सबसे लंबी जबान मेरी तरफ बढ़ी, मैंने उसे पकड़कर जोर से झटका दिया। मुझे जोरदार झटका लगा और मैं दीवार से जा टकराया। मूर्तियों की आवाजें ज्यादा डरावनी हो गईं। बड़ी मूर्ति की जबान मेरी गर्दन के गिर्द लिपट गई। खुदा जाने ये कोई काला जादू था या क्या था। मेरा सारा जिस्म सुन्न होने लगा। मैंने जबान को दोनों हाथों से पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, मगर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। ये सब कुछ अपने आप हो रहा था। मूर्ति की सुर्ख जबान मेरी गर्दन के गिर्द लिपटने लगी। मूर्ति के मुंह से जबान निकलती चली आ रही थी। मेरा दम घुटने लगा। मैंने खुदा को याद किया और मूर्ति की जबान को दोनों हाथों से पकड़कर एक बार फिर झटका दिया।
लेकिन मेरे हाथ फिसल गए। जबान में से तेल सा निकलने लगा था। मेरा सांस रुकने लगा। ऐन उस वक्त वहां किसी सांप की इतनी जोरदार फुंकार की आवाज आई कि मेरी गर्दन के गिर्द लिपटती हुई जबान वहीं रुक गई। मेरी आंखें सामने वाली दीवार की तरफ थीं। दीवार पर नागिन दुर्गा की धुंधली सी शक्ल उभर आई। उसने अपने हलक से ऐसी आवाज निकाली जैसे बिजली कड़क रही हो। मूर्ति की जबान मेरी गर्दन पर ढीली पड़ गई और वो तेजी से वापस मूर्ति के हलक में चली गई। इसी तरह दूसरी मूर्तियों की जबानें भी बेहिसो हरकत हो गईं। मैंने दुर्गा की उभरी हुई शक्ल की तरफ देखकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दुर्गा, दुर्गा, तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? दुर्गा, मैं आज तुम्हारे सामने अपना दिल खोल रहा हूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं। नागिन दुर्गा की दीवार में से उभरी हुई उदास शक्ल ने एक ठंडी आह भरी और कहा, करमदाद, तुमने उस वक्त मेरी तरफ हाथ बढ़ाया जब मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूं। काश ये बात तुम पहले कह देते, फिर शायद तुम्हारी मोहब्बत की ताकत मुझे देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर बना देती। मैंने कहा, दुर्गा, अब मुझे छोड़कर ना जाना। मैं बेहद जज्बाती हो गया था। इजहार मोहब्बत ने मुझे इश्क में बेबाक कर दिया था और मुझे सिवाय दुर्गा की मोहब्बत के और किसी चीज का ख्याल नहीं रहा था। दुर्गा का चेहरा उदास और साकित था। वो उदास और खुश्क आवाज में कहने लगी, अब ये बात मेरे इख्तियार में नहीं रही, मैं जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद यहाँ दीवार में तुम्हें एक रास्ता मिलेगा, वो तुम्हें इस मनहूस जगह से बाहर निकाल देगा। नागिन दुर्गा की शक्ल ज्यादा धुंधली होने लगी तो मैंने बे इख्तियार होकर कहा, दुर्गा, फिर कब दर्शन दो होंगे तुम्हारे, फिर कब मुलाकात होगी? मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, मोहब्बत एक हैरत अंगेज जज्बा है। नागिन दुर्गा की शक्ल गायब होते होते एक बार पूरे आबोताब से चमकी। दुर्गा के चेहरे पर एक अजीब किस्म की पुरसकून रोशनी सी फूट रही थी। कहने लगी, ये मेरे बस में नहीं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मरने से पहले तुम्हें एक बार मिलने जरूर आऊंगी। और नागिन दुर्गा की शक्ल गायब हो गई। मैं दीवार को देखता ही रह गया। उस वक्त मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी वीराने में खड़ा हूं और मेरे चारों तरफ तुंदो तेज आंधियां चल रही हैं और शोर मचा रही हैं। मैं फौरन संभल गया। जहां नागिन दुर्गा की शक्ल गायब हुई थी वहां एक रास्ता बन गया। मैं उसमें दाखिल हुआ तो कुछ फासले पर रोशनी दिखाई दी। मैं आगे चलता गया। ये रोशनी एक मिट्टी के दिए की थी जो गार के दहाने पर जल रहा था। मैं गार से निकलकर बाहर आया तो देखा कि मैं खुले आसमान के नीचे था। आसमान पर उसी तरह बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और जिस तरफ शहर की रोशनियां नजर आ रही थी उस तरफ चल पड़ा। रात कितनी गुजर गई थी मुझे कुछ पता नहीं था। मैं एक सड़क पर आया तो सामने मथुरा शहर के पुराने दरवाजे पर रोशनी थी। यह दरवाजा मेरा देखा हुआ था। मुझे यहाँ से गुजरकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाना था। मैं मथुरा शहर के गुंजान महलों की खाली और सुनसान गलियों में से गुजरता हुआ एक बाजार से बाहर निकलने लगा तो अचानक सामने से एक औरत मेरी तरफ आई। वो सीधी मेरी तरफ आ रही थी। उसके हाथ में पीतल की एक गड़वी थी। रात के सन्नाटे में वो औरत मुझे कोई बदरू लगी, लेकिन औरत खुश शक्ल और नौजवान थी। मेरे पास आकर उसने कहा, ये गड़वी ले जाओ, तुम्हारे काम आएगी। उसने गड़वी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने गड़वी पकड़ ली और पूछा, तुम कौन हो और इस गड़वी में क्या है? उस औरत ने कोई जवाब न दिया और गली में आगे बढ़ गई। मुझे ऐसे लगा जैसे वो चंद कदम चलने के बाद गायब हो गई हो। पीतल की गड़वी पर ढक्कन चढ़ा हुआ था। मैं तेज तेज कदम उठाता बाजार से निकलकर उस मैदान में आ गया जिसकी दूसरी जानिब रेलवे स्टेशन की रोशनियां झिलमिला रही थी। मैदान में अंधेरा था। मैदान पार करने के बाद मैं बिजली के एक खंबे के नीचे आकर बैठ गया। इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने गड़वी का ढक्कन खोलकर अंदर हाथ डाला तो एक पोटली मेरे हाथ में आ गई। पोटली को निकाल कर खोला तो उसमें कागज का एक छोटा सा बंडल था। बंडल को खोला तो उसमें से 100 100 रुपए के ना जाने कितने नोट निकले। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों में नागिन दुर्गा का उदास चेहरा आ गया। मैंने आहिस्ता से कहा, दुर्गा, दुर्गा, मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। दुर्गा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये मैं जबान से नहीं दिल से कह रहा था। मैंने नोटों को गिना, वो 4000 रुपए थे। ये बहुत बड़ी रकम थी। मेरी हालत खराब हो रही थी। लिबास गंदा और बोसीदा हो गया था। शेव और सर के बाल काफी बढ़ आए थे। मैंने स्टेशन पर जाकर भोपाल जाने वाली गाड़ी पकड़ने का इरादा मुलतवी किया।
और स्टेशन के बाहर आकर एक रिक्शे वाले से पूछा कि यहाँ से सबसे अच्छा होटल कौन सा है। उसने कहा, बाबू होटल तो बहुत से हैं पर कृष्णा होटल सबसे अच्छा है, अंग्रेजी फैशन का होटल है। मैंने रिक्शे में बैठते हुए कहा, मुझे कृष्णा होटल ले चलो। कृष्णा होटल लाहौर इस्लामाबाद के आला होटलों की तरह का कोई 3 स्टार होटल तो नहीं था, लेकिन मथिरा जैसे पुराने शहर में शायद उससे बेहतर होटल मिलना मुश्किल था। सिंगल बेड का 24 घंटों का किराया 200 रुपये था। काउंटर पर एक आदमी सूट बूट पहने मौजूद था। मैंने 200 रुपये अदा कर दिए तो उसने एक मुलाजिम को चाबी देकर कहा, साहब को रूम नंबर 15 में ले जाओ। मुलाजिम लड़के ने मुझे साथ लिया और होटल की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले आया। सिंगल बेडरूम था, साफ सुथरा बिस्तर लगा था, बाथरूम भी साथ ही था। मैंने बाकी रात नरम आरामदेह बिस्तर पर सोकर गुजार दी। दिन के 10-11 बजे मेरी आंख खुली। मुलाजिम लड़का आया। उसने नाश्ते का पूछा। मैंने कहा, ले आओ। वहीं कमरे में बैठकर मैंने चाय, मक्खन, जाम, टोस्ट का नाश्ता किया। नोट मैंने अपनी बोसीदा जैकेट के अंदर वाली जेब में रखे थे। मुलाजिम लड़के से मैंने शहर में किसी ऐसी दुकान का पता पूछा जहां रेडीमेड कपड़े मिलते हों। उसने एक मार्केट का पता बता दिया। मैं रिक्शा पकड़कर मार्केट में पहुंच गया। छोटी सी मार्केट थी। एक दुकान पर रेडीमेड क्लॉथ लिखा हुआ था। मैंने उस दुकान में से अपने लिए नई पतलून, नई ठंडी जैकेट, कमीज और जुराबें खरीदी। दूसरी दुकान से नए जूते खरीदे और होटल वापस आ गया। कमरे में आकर मैंने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और बाजार में आकर बाल बनवाए, शेव बनवाई और वहीं से रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। दोपहर के बाद एक गाड़ी भोपाल जाने वाली थी। मैंने रेलवे स्टेशन की रिफ्रेशमेंट रूम में खाना खाया। गाड़ी आई तो उसमें बैठकर भोपाल की तरफ रवाना हो गया। भोपाल गाड़ी रात के पिछले पहर पहुंची। स्टेशन से निकलते ही मैंने फिजा को सूंघा। फिजा में कमांडो खालिद की खुशबू नहीं थी। मैं समझ गया कि वो भोपाल में नहीं। मैं नई खुफिया कमीनगाह के आसपास ही था कि दो मुजाहिद अंधेरे में से निकल आए। कौन हो? मैंने खुफिया कोड के अल्फाज भी बोले और साथ ही कहा, मैं कमांडो करमदाद हूँ। उनमें से एक मुजाहिद ने मुझे पहचान लिया था। मैंने कमांडो खालिद के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कमांडो को कश्मीर के महाज पर जाना पड़ गया था। वहां भारतीय फौजियों ने एक दरगाह शरीफ को नजर आतिश कर दिया है। कश्मीरी मुसलमानों ने एहतजाज करते हुए जुलूस निकाला तो डोगरा फौज ने अंधाधुंध फायरिंग करके कितने ही कश्मीरियों को शहीद कर दिया। हुर्रियत पसंद कश्मीरियों ने एक भारतीय फौजी कैंप पर शब खून मारकर 16 भारतीय फौजी हलाक कर डाले हैं, जिनमें 2 अफसर भी थे। इसीलिए कमांडो खालिद कल ही कश्मीर के महाज की तरफ चला गया। मैंने रात खुफिया कमीनगाह में गुजारी। मेरा वहां रहना बेकार था। पहले मेरा ख्याल था कि मैं कमांडो खालिद से मुलाकात करने के बाद पाकिस्तान अपनी बीवी जमीला के पास चला जाऊंगा, लेकिन जब मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयों के बारे में सुना और ख़ास तौर पर जब मुझे ये मालूम हुआ कि भारतीय फौज ने मुसलमानों की एक मशहूर दरगाह शरीफ को नजर आतिश कर दिया है, तो मेरा खून खोल उठा और मैं अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना जहाद करने के लिए बेचैन हो गया। कमांडो मंजर खालिद जाते हुए उन मुजाहिदों को कह गया था कि अगर कमांडो करमदाद आए तो उसे कश्मीर के महाज पर भेज देना। वहां जाकर मुझे जिससे मिलना था उसका नाम और खुफिया कोडवर्ड और हुर्रियत परस्तों की कमीनगाह के बारे में भी बता गया था। भोपाल के मुजाहिद ने मुझे दूसरे रोज जब कश्मीर की तरफ जाने लगा तो कहा, हुर्रियत पसंदों की कमीनगाह से कुछ फासले पर एक दुकान है। मुझे उस खास दुकान पर एक आदमी मिलेगा जो कमांडो अकबर के पास पहुंचा देगा। मुझे कश्मीरी हुर्रियत परस्त कमांडो अकबर के पास ही जाना था। उसी रोज मैं भोपाल से दिल्ली जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। दिल्ली पहुंचकर मैंने मशरकी पंजाब जाने वाली गाड़ी पकड़ी। यहाँ मैं मोहतात हो गया था क्योंकि दिल्ली और मशरकी पंजाब की पुलिस और मिलिट्री पुलिस को मैं मतलूब था और इंटेलिजेंस मेरी तलाश में थी। जालंधर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैं पूरी तरह से चौकस था। यहाँ से मुझे जम्मू की तरफ जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी, जिसके चलने में अभी काफ़ी देर थी। मैं जालंधर स्टेशन पर इंतज़ार करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैं स्टेशन से निकल आया। करीब ही लारियों के 2 अड्डे थे, जहाँ से होशियारपुर, गुरदासपुर और जम्मू की तरफ लारियां चलती थीं। मैं जम्मू जाने वाली एक लारी में दूसरे मुसाफिरों के साथ बैठ गया। मेरी निगाहें चारों अतराफ का जायजा ले रही थीं। वहां मुझे कोई मुश्तबा आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे इतना तजर्बा हो चुका था कि जिस तरह इंटेलिजेंस वाले मफरूर मुलजिम को एक नज़र में पहचान लेते हैं, उसी तरह मैं भी एक नज़र में इंटेलिजेंस के आदमी को पहचान लेता था। लारी में हिंदू सिख सवारियां ही थीं।
कुछ औरतें भी बच्चों के लिए बैठी थीं। ड्राइवर सिख था, जो बार बार शोर मचाता और मुसाफिरों से कहता, चलो ए बैठ जाओ हुन। लारी जलंधर से जम्मू की तरफ चल पड़ी। लारी सारा रास्ता जगह जगह रुक कर मुसाफिर उठाती रही। कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। मैं खैरियत से जम्मू पहुंच गया। जम्मू निहायत हसास इलाका था। यहाँ जगह जगह फौजी बाजारों में खड़े नजर आए। जम्मू से मुझे श्रीनगर जाने वाली लारी में सवार होना था। मैं एक लारी में बैठ गया जो श्रीनगर जा रही थी। लारी जम्मू शहर से निकलने के बाद दरियाए तवी का पुल अबूर करने के बाद जूं ही बानिहाल रोड पर पहुंची तो एक जगह फौजी चेक पोस्ट लगी थी। मुसल्ला फौजी सिपाहियों ने लारी को रुकवा लिया और मुसाफिरों को घूर घूर कर देखने लगे। एक आध मुसाफिर से उसका नाम वगैरह पूछा। मैं पिछली सीट पर बड़ा मासूम और भोला भाला बनकर बैठा था। फौजी सिपाही ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, हरि कृष्ण। कहाँ जा रहे हो? दूसरे फौजी ने पूछा। मैंने कहा, श्रीनगर में अपने जीजा जी के पास जा रहा हूँ। वहाँ उनकी कपड़े की दुकान है, हनुमान क्लॉथ हाउस। दुकान का नाम उसी वक्त मेरे जहन में आया था और मैंने बोल दिया। फौजी पीछे हट गया और ड्राइवर की तरफ देखकर बोला, ओके जाओ। मैंने सुख का सांस लिया और लारी श्रीनगर की तरफ रवाना हो गई। श्रीनगर पहुंचते ही मैं शहर से बाहर उस दुकान पर पहुंचा जहां का मुझे बताया गया था। वहां एक गोरा चिट्टा कश्मीरी बैठा काम कर रहा था। दुकान में दो और आदमी भी बैठे थे। मैंने कोड वर्ड में बात की तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा, माल दुकान के अंदर है, चल कर पसंद कर लें। वो मुझे दुकान के अंदर एक कोठड़ी में ले गया। कहने लगा, किससे मिलना है? मैंने कमांडो अकबर का नाम लिया तो कहने लगा, भोपाल से आए हो? मैंने कहा, जी हाँ। वो बोला, तुम्हारी इत्तला हमें पहुंच चुकी थी। फिर उसने मुझे कमांडो अकबर की खुफिया पनाहगाह की जगह बताई और कहा, सीधा वहां ना जाना, शहर की दो तीन मार्केटों में घूमते फिरते रहना। फौज ने यहाँ बड़ी सीआईडी छोड़ रखी है। मैं सलाम दुआ लेकर दुकान से बाहर आ गया और उस आदमी की हिदायत के मुताबिक सीधा कश्मीरी मुजाहिदों की खुफिया पनाहगाह की तरफ जाने के बजाय श्रीनगर शहर के बारौनक बाजार में आकर मुख्तलिफ मार्केटों की दुकानों में इस तरह घूमता फिरता रहा जैसे मुझे किसी चीज की तलाश है। एक चाय के होटल में बैठकर खाना खाया, चाय पी और जब शाम हो गई तो कमांडो अकबर से मिलने कश्मीरी मुजाहिदों के हाइड आउट की तरफ चल पड़ा। मशरकी पंजाब में बहार का मौसम शुरू हो रहा था, मगर कश्मीर में अभी तक सर्दी थी और शाम को सर्दी और ज्यादा हो जाती थी। मैंने जैकेट का कॉलर चढ़ा लिया और जो रास्ता कश्मीरी दुकानदार ने बताया था उस पर चलते हुए मुजाहिदीन की खुफिया पनाहगाह के इलाके में पहुंच गया। ये इलाका छोटी बड़ी पहाड़ियों में घिरा हुआ था। तारीकी बढ़ रही थी। यहाँ चिनार के बड़े दरख्त थे। एक दरख्त के करीब से गुजर रहा था कि तीन आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। उनके चेहरे सब्ज नकाबों में छुपे थे। मैंने वहां भी कोडवर्ड दोहराया और कहा, मुझे कमांडो अकबर से मिलना है, मैं भोपाल से आया हूँ, मेरा नाम करमदाद है। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे इधर उधर से घुमाते फिराते एक जगह ले गए और मेरी आंखों से पट्टी उतार दी। मैं एक कोठड़ी में खड़ा था। मेरे सामने एक सुर्खो सफेद कश्मीरी जवान घुटनों पर स्टेन गन रखे चारपाई पर बैठा मुझे घूर रहा था। कहने लगा, तुम इंडियन आर्मी के जासूस हो, बताओ तुम्हारा असल नाम और रैंक क्या है? मैंने कहा, अगर तुम्हारा नाम कमांडो अकबर है तो यकीन करो, मैं कमांडो करमदाद हूं और मुझे भोपाल के मुजाहिद कमांडो मंजर खालिद से मिलना है। मैं कश्मीर की जंग आज़ादी में आप लोगों के शाना बशाना लड़ने आया हूं। उस कश्मीरी मुजाहिद के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने उठकर मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा, मुझे मालूम था कि तुम करमदाद ही हो सकते हो। कमांडो खालिद ने मुझे तुम्हारा हुलिया वगैरह सब कुछ बता दिया था। फिर भी मुझे तुमसे इस किस्म की बात करना जरूरी थी। मेरे साथ आओ। वो मुझे वहां से एक और पनाहगाह में ले गया जो टीलों के दरमियान जंगली दरख्तों और जंगली झाड़ियों में छुपी हुई थी। वहां भी कश्मीरी मुजाहिदीन की मुसल्ला ड्यूटी गार्ड मौजूद थी। कमांडो मंजर खालिद को पता चला तो वो पनाहगाह से निकलकर बाहर आ गया। हम दोनों एक दूसरे से बगलगीर होकर मिले। वो मुझे अंदर ले गया। कमांडो अकबर भी हमारे साथ था। कमांडो खालिद ने मुझसे मेरे सफर की बाबत पूछा कि रास्ते में कोई पीछे तो नहीं लगा। मैंने कहा, सब ठीक है। चूंकि वहां कश्मीरी मुजाहिद कमांडो अकबर मौजूद था, इसलिए खालिद ने मुझसे नागिन दुर्गा के बारे में दरियाफ्त नहीं किया। कहने लगा, यहाँ भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरी आवाम पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी है। दरगाह शरीफ को नजर आतिश कर दिया गया। कश्मीरी शहरी भारतीय फौजियों के हाथों शहीद हो रहे हैं। यहाँ कमांडो अकबर ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा,
हमारे मुजाहिदों ने भी कई भारतीय फौजी मार डाले हैं, घात लगाकर उनके कई ट्रक उड़ा दिए हैं, मगर भारतीय फौज को बराबर कुमक मिल रही है। 2 दिन में कई नई इंडियन रेजिमेंटें मकबूजा कश्मीर में आ चुकी हैं। कमांडो खालिद बोला, उनमें एक टैंक रेजिमेंट भी है। इंडियन आर्मी उस टैंक रेजिमेंट की मदद से कश्मीर में मुसलमानों के तमाम मुकद्दस मकामात को तबाह कर देने का नापाक मंसूबा बना चुकी है, क्योंकि इंडियन आर्मी के ख्याल में यही वो जगह हैं जो कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की पनाहगाहें हैं। कमांडो अकबर ने कहा, हम अपनी तबाहकुन जवाबी कार्रवाइयों से इंडियन आर्मी हाई कमांड को ये बता देना चाहते हैं कि हम उनका ऐसा कोई नापाक मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। कमांडो मंजर खालिद ने कहा, उस टैंक रेजिमेंट का कैंप शोपियां के जंगल में है। हमारी एक पार्टी उसका जायजा ले चुकी है। मैं और कमांडो अकबर चरवाहों के भेस में उस पार्टी के साथ गए थे। मैंने पूछा, क्या सारी टैंक रेजिमेंट इसी एक कैंप में मुकीम है? कमांडो अकबर ने जवाब दिया, ये सिर्फ उस रेजिमेंट के एक ब्रिगेड का कैंप है और यहाँ 50 के करीब टैंक हैं। अगर हम किसी तरह उन टैंकों को बर्बाद करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि भारतीय हाई कमान दोबारा यहाँ टैंक रेजिमेंट कभी नहीं लाएगी और बाकी टैंकों को भी यहाँ से निकाल कर जम्मू की तरफ ले जाएगी। हम इंडियन आर्मी हाई कमान की जहनीत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बुनियादी तौर पर यह एक बुज़दिल कौम है और अपनी जान बचाने की खातिर लड़ती है। हमारी तरह अल्लाह और उसके रसूल पाक के नाम पर शहीद होने के लिए नहीं लड़ती। मैं बड़े गौर से कमांडो अकबर की गुफ्तगू सुन रहा था। उसने हिंदू कौम की जहनीत की बिल्कुल सही अक्कासी की थी। मैंने पूछा, उस टैंक ब्रिगेड की हिफाजत के लिए इन्फेंट्री साथ ज़रूर होगी, क्योंकि टैंक रेजिमेंट को सपोर्ट के लिए इन्फेंट्री रेजिमेंट साथ रखी जाती है। उसके मुतलिक मालूमात फराहम की जा सकती हैं, मैंने कहा। इन मालूमात का हासिल करना हमारे कमांडो अटैक की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। कमांडो खालिद ने कमांडो अकबर से कहा, क्या कल शाम तक हमें ये मालूमात मिल सकती हैं कमांडो अकबर? क्यों नहीं, कमांडो अकबर ने कहा। सुबह होते ही मैं 2 आदमियों की ड्यूटी लगा दूंगा जो शाम तक हमें सारी मालूमात फराहम कर देंगे। मैंने कहा, उसके बाद मुझे खुद एक बार उस भारतीय कैंप का जायजा लेना होगा। कमांडो खालिद ने कहा, तुम कल शाम ही ये काम कर सकते हो। कमांडो अकबर तुम्हारे साथ होगा। ये उस सारे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वहां सब्ज चाय का समावरा आ गया। हम चाय पीते और बातें करते रहे। रात को खाना खाकर हम सब सो गए। दूसरे दिन कमांडो अकबर ने 2 मुजाहिदों को मतलूबा मालूमात हासिल करने की खातिर भारतीय कैंप की तरफ रवाना कर दिया। दोनों मुजाहिद दोपहर के बाद वापस आए। उन्होंने वापस आकर जो कुछ बताया उससे पता चला कि फौजी कैंप पर हुर्रियत पसंद मुजाहिदों के मुतवक्का हमले के डर से भारतीय ब्रिगेड कमांडर के हुक्म से 16 के 16 टैंक कैंप से निकालकर छरपाल के नीम पहाड़ी जंगल में एक जगह छुपा दिए गए हैं। ये जगह कैंप के जनूब में एक टीले के दामन में 2 मील के फासले पर है। वहां इन्फेंट्री की पूरी एक कंपनी टैंकों की हिफाजत के लिए तैनात है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्टर गनों की एक प्लाटून भी कैंप में मौजूद है। मैंने कहा, अगर वो कैंप में है तो हमें उससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि अब टैंक कैंप के अंदर नहीं। फैसला ये हुआ कि मैं कमांडो अकबर के साथ चरवाहों के भेस में दिन की रोशनी में छरपाल के टीलों में इंडियन रेजिमेंट के टैंकों के हाइड आउट देखने जाएंगे। यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ कि हम में से अक्सर हजरात को ये इल्म होगा कि पहाड़ी इलाकों में कोई भी फौज अपने टैंक नहीं ले जाती। टैंक सिर्फ मैदानी इलाकों में ही भरपूर कारकर्दगी के साथ लड़ सकते हैं। लेकिन कश्मीर के महाज पर मकबूजा भारतीय फौजियों का हुर्रियत पसंद कश्मीरी मुजाहिदों के हाथों इस कदर भारी जानी नुकसान हो रहा था और इतने फौजी मारे जा रहे थे कि भारतीय फौजी हाई कमान वहां अपनी टैंक रेजिमेंट ले आया था, इस ख्याल से भी कि टैंकों की तोपों को तोप खाने के तोपों के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, कश्मीर की वादी में टैंकों की नकलो हरकत निस्बतन आसान थी और उन टैंकों की मदद से मजलूम निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों के घरों और मुकद्दस मुकामात को बलडोज करके बगैर धमाका किए तबाह किया जा सकता था। अगले रोज मैं और कमांडो अकबर कश्मीरी चरवाहों के भेस में इंडियन टैंक रेजिमेंट की टैंक ब्रिगेड के खुफिया हाइड आउट देखने निकल खड़े हुए। कमांडो अकबर खुफिया नीम पहाड़ी इलाकों से गुजर रहा था। हमारे रास्ते में कई खड्ड नाले और खाइयां आईं। आखिर हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां हम बुलंदी पर से नीचे फैली हुई छोटी सी वादी देख सकते थे। हम झाड़ी की ओट में छुप कर बैठ गए।
कमांडो अकबर ने मुझे दरख्तों का एक झुंड दिखाया, कहने लगा, मेरी इत्तला के मुताबिक इंडियन आर्मी के टैंक इन दरख्तों में छुपाए गए हैं। दरख्तों के इस झुंड के पीछे एक खुश्क नाला है। मैं तुम्हें दूरबीन देता हूं, उस नाले को गौर से देखो। उसने अपने लंबे कुर्ते के अंदर से छोटी दूरबीन निकाल कर मुझे दी। मैंने दूरबीन आंखों पर लगाकर दरख्तों की जानिब देखा। दरख्तों के झुंड के करीब मुझे दो फौजी नजर आए, जिन्होंने सरों पर बॉक्स उठा रखे थे। वो दरख्तों के झुंड की तरफ जा रहे थे। मैंने वो फौजी कमांडो अकबर को भी दिखाए और कहा, मुझे यकीन है कि यहाँ मार्टर गनों के मोर्चे भी हैं। कमांडो अकबर ने दूरबीन मुझे देते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दरख्तों के पीछे जो खुश्क नाला है उसको भी गौर से देख लो, क्योंकि मेरे मंसूबे के मुताबिक हमारी कमांडो पार्टी रात के वक्त इसी तरफ से अटैक करेगी। मैंने दूरबीन लगाकर दरख्तों के अकब पर निगाह डाली। वहां मुझे ऊंची जगह नजर आई जिसके पीछे एक खुश्क नाला था। नाला दरख्तों के पहलू से होकर आगे चला गया था। ये ज्यादा चौड़ा नहीं था, मगर उसके किनारे ऊंचे थे। कमांडो अकबर कह रहा था, यह बरसाती नाला है, इसमें बारिश के दिनों में ही पानी आता है, बाकी सारा मौसम ये खुश्क रहता है। आजकल भी ये खुश्क ही रहेगा। हमें इस नाले के अंदर से होकर अपने टारगेट तक आना होगा। नाले के पीछे नाशपातियों का बाग है, हमारी पार्टी शाम के वक्त वहां आकर छुप जाएगी। आजकल ये बाग वीरान पड़ा है, नाशपातियों का मौसम अभी शुरू नहीं हुआ। मेरे हिसाब से जितनी मालूमात हमें वहां से हासिल हो सकती थी वो हमने हासिल कर ली। हम वापस आ गए। मैंने कमांडो खालिद को पूरी रिपोर्ट दी और उससे पूछा, हमारी कमांडो पार्टी में ज्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। कमांडो अकबर कहने लगा, तुम्हारे ख्याल में कितने आदमी हो? मैंने कुछ सोचकर कहा, हम तीनों के अलावा एक चौथा मुजाहिद ठीक रहेगा। इससे ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं। लेकिन आपके पास असले का क्या इंतजाम है? कमांडो अकबर बोला, हमारे पास हर किस्म का असला है। हम ये असला भारतीय फौजी कैंपों पर शब खून मार कर लाते हैं। मैंने कहा, हमें सबसे ज्यादा रॉकेट लॉन्चरों की जरूरत होगी, क्योंकि टैंक को सिर्फ रॉकेट लॉन्चर से निकला हुआ गोला ही तबाह कर सकता है। हैंड ग्रेनेड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कमांडो अकबर ने कहा, हमारे पास रॉकेट लॉन्चर भी हैं और उसके गोले भी हैं। हमें कितने चाहिए? शाम होने तक 4 रॉकेट लॉन्चर के अलावा 50-60 गोलों का इंतजाम हो गया। हमने 4-4 हैंड ग्रेनेड भी साथ रख लिए। रात जब आधी से ज्यादा गुजर गई तो हमारी कमांडो पार्टी भारतीय टैंकों को बर्बाद करने अपने हाइड आउट से चल पड़ी। मैं था, मेरे साथ कमांडो खालिद था, कमांडो अकबर था और एक और कश्मीरी मुजाहिद था। उसे रॉकेट लॉन्चर फायर करने की तरबियत मिल चुकी थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। हम सितारों की फीकी रोशनी में अपने टारगेट की तरफ चले जा रहे थे। कमांडो अकबर हमें गाइड कर रहा था। वो एक दूसरे रास्ते से लेकर जा रहा था। हम पीछे से होकर खुश्क नाले में दाखिल हो गए। अब हम फूक फूक कर कदम रख रहे थे, क्योंकि दुश्मन का हसास इलाका शुरू हो चुका था। नाला जहां से एक तरफ घूम जाता था, वहां पहुंचकर हम रुक गए। मैंने अपने तीनों साथियों को टारगेट दिखाया और सरगोशी में कहा, यहां से बिखर जाओ। दरख्तों के नीचे टैंक थोड़े थोड़े फासले पर खड़े हैं। अब हर कमांडो का टारगेट अपना अपना होगा। वो अपनी अकल से काम लेकर रॉकेट लॉन्चर फायर करेगा। टारगेट का फासला 15-20 कदम से ज्यादा हुआ तो रॉकेट टारगेट पर नहीं लगेगा। हर जवान को कम से कम 3 टैंक जरूर तबाह करने होंगे। खुदा हाफिज। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, शहीद हो गए तो अल्लाह के दरबार में मिलेंगे। हम चारों बिखर गए। मैं नाले के ऊंचे किनारे के साथ साथ झुक कर चल रहा था। जब मुझे दरख्तों के नीचे 2 टैंक बड़े बड़े स्याह झुंडों की तरह नजर आए तो मैं पेट के बल लेट गया। रॉकेट लॉन्चर मेरी पुश्त पर था। रॉकेट एक थैले में थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता रेंग कर टैंकों को नजर में रख कर बढ़ रहा था। मैं फासला कम करना चाहता था। मैं इस बात से गाफिल नहीं था कि यहाँ टैंकों की हिफाजत के लिए इन्फेंट्री के जवान मौजूद हैं और जाग कर पहरा दे रहे होंगे। लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी अदा करनी थी, अपना फर्ज अदा करना था। हम लोग मौत के मुंह में सिर्फ इसलिए आ गए थे कि कश्मीरियों के घरों, खानकाहों, मस्जिदों को शहीद करने वाले दुश्मन को जितना खत्म कर सकते हैं खत्म कर दें और आज़ादी कश्मीर की जद्दोजहद जारी रखी जाए। जिंदा वापस जाने की उम्मीद ना होने के बराबर थी। हम में से कोई मुजाहिद भी इस ख्याल से इस आग में नहीं कूदा था कि वो जिंदा वापस आएगा। हमारे सामने सिर्फ एक ही मकसद था कि कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा करने वाले और मजलूम कश्मीरियों पर वहशियाना जुल्म तोड़ने वाले दुश्मन को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मुझे ये फिक्र जरूर थी
कि मेरे साथियों में से अगर किसी से जरा सी भी भूल चूक हो गई तो दुश्मन बेदार हो जाएगा और रोशनी राउंड फायर करके वहां दिन की रोशनी कर देगा और फिर मशीन गन्नों की बौछारें फायर करनी शुरू कर देगा। मैं खुदा से दुआ मांग रहा था कि मेरे साथी अकल और होशमंदी से काम लें। मैं तरबियत याफ्ता था, मुझे मालूम था कि कितने फासले पर रहकर रॉकेट लॉन्चर फायर करना है और यके बाद दीगरे 3-4 टैंकों का निशाना लेकर गोले फायर करने थे। मैं कोहनियों के बल रेंग रहा था। सितारों की रोशनी में मुझे 3 टैंक नजर आए। तीनों टैंक थोड़े थोड़े फासले पर दरख्तों के नीचे इस तरह खड़े थे कि उनके पहलू मेरी तरफ थे। ये फौजी नुक्ता निगाह से बड़ा अच्छा निशाना था। अभी तक मेरे किसी साथी ने कोई रॉकेट फायर नहीं किया था। मेरे रॉकेट लॉन्चर में गोला मौजूद था। मैं घुटनों के बल खड़ा हो गया, रॉकेट लॉन्चर कंधे पर रखा, 2 गोले थैले में से निकालकर मैंने अपने सामने रख लिए। मैं जानता था कि टैंक मैदान जंग की पोजीशन में नहीं है और पहला टैंक हिट होने के बाद दूसरे टैंक का गोला मुझ पर फायर नहीं होगा। मशीन गनों का फायर आ सकता था। मैंने पहले टैंक का निशाना लिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर फायर कर दिया। गोला शू करके लॉन्चर से निकला और थोड़ा सा खम खाकर सीधा टैंक के पहलू में जाकर लगा। गोला टैंक की मोटी आहनी चादर को चीर कर उसके अंदर जाकर धमाके से फटा और साथ ही टैंक भी एक खौफनाक धमाके से फट गया। मैं दूसरा रॉकेट लोड कर चुका था। टैंक के शोलों ने मुझे दूसरे टैंक को दिखा दिया। मैंने दूसरे टैंक पर भी गोला फायर कर दिया। दूसरा टैंक भी फटकर शोलों में बदल गया। मैं तीसरा टैंक हिट करने वाला था कि फिजा मशीन गनों के फायर के धमाकों से लरजने लगी। हर तरफ से मशीन गन्नें फायर हो रही थी। मैं पेट के बल लेट गया। मैं रॉकेट लॉन्चर लेट कर फायर नहीं कर सकता था, उसके लिए घुटनों के बल खड़े होना जरूरी था। इतने में दूसरी जानिब यके बाद दीगरे 3 जबरदस्त धमाके हुए और 3 जगहों से शोले बुलंद होने लगे। रात दिन की तरह रोशन हो गई। मेरे साथियों में से किसी ने या तीनों ने दुश्मनों के 3 टैंक और तबाह कर दिए थे। फौजी जवानों में भगदड़ सी मच गई थी। वो एक दूसरे को चीख चीख कर कुछ कह रहे थे। 2 और जबरदस्त धमाके हुए। दुश्मन के 2 और टैंक फटकर शोले उगल रहे थे। उसके बाद धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने पीछे रेंगना शुरू कर दिया। मेरा मिशन खत्म हो गया था। अब मुझे वापस अपने हाइड आउट में पहुंचना था। मशीन गनों की गोलियां चटकती हुई मेरे ऊपर से गुजर रही थी। मैंने खुश्क नाले की दीवार पर से अंदर छलांग लगा दी और पीछे को दौड़ पड़ा। मुझे पीछे हैंड ग्रेनेडों के धमाके सुनाई दिए। शायद ये हमारे साथियों के ग्रेनेडों के धमाके थे। मैं नाले की दीवार की आड़ लेकर पीछे को दौड़ता जा रहा था कि अचानक मार्टर गनों का फायर आने लगा। मार्टर गनों के गोले ओलों की तरह जगह जगह गिरकर फट रहे थे। उड़ते पत्थरों और लोहे के टुकड़ों की चीखें सुनाई देने लगीं। दुश्मन पूरी तरह बेदार हो चुका था और अब वो हमारी कमांडो पार्टी को हलाक करने या हमें घेरे में लेने की कोशिश कर रहा था। मार्टर गनों के गोले नाले में भी आने लगे। मैं जमीन पर पेट के बल लेट गया। रॉकेट लॉन्चर अभी तक मेरे पास ही था, उसमें गोला लोडेड था। मार्टर तोपों के गोले मुझसे थोड़े फासले पर फट रहे थे। मैंने सर अपने बाजुओं में छुपा लिया था। जब मार्टर गनों की रेंज जरा दूर हुई तो मैं उठकर आगे को दौड़ पड़ा। यहाँ नाले का किनारा ज्यादा ऊंचा नहीं था। मैं नाले से बाहर निकलकर एक तरफ को दौड़ा तो अचानक सामने से मशीन गन फायर हुई। मैं फौरन लेट गया। गोलियां मेरे ऊपर से निकल रही थी। इसके साथ ही रोशनी राउंड फायर हुआ। चारों तरफ रोशनी हो गई। कुछ फासले पर एक फौजी गाड़ी खड़ी थी। मैंने रॉकेट लॉन्चर सीधा किया और गोला फायर कर दिया, मगर फासला ज्यादा होने की वजह से गोला निशाने पर ना लगा। अचानक मेरी दाएं और बाएं जानिब से फौजी दौड़ते हुए आए और उन्होंने मुझे काबू कर लिया। मेरा रॉकेट लॉन्चर पकड़कर उन्होंने दूर फेंक दिया और मुझे गालियां देते घसीटते हुए फौजी गाड़ी के पास ले आए। यहाँ भी भारतीय फौजी पोजीशनें लिए बैठे थे। एक फौजी ने कहा, मेजर साहब, एक कश्मीरी कमांडो पकड़ लिया है। भारतीय मेजर ने चीख कर कहा, दूसरों को भी पकड़ो जांगली। भारतीय मेजर ने मेरी पसलियों में जोर से ठुड्डा मारा और गाली देकर कहा, कहाँ हैं तुम्हारे दूसरे साथी? मैं खामोश रहा। उन्होंने मुझे बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। मुझे मालूम था कि अब मेरे साथ उस वक्त तक यही वहशियाना सलूक होता रहेगा जब तक मैं मर नहीं जाता या फरार नहीं हो जाता। ये जानकर मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरे बाकी साथी पकड़े नहीं गए थे। मुझे फौजी गाड़ी में डालकर मेरे हाथ बांध दिए गए। फौजी गाड़ी तेजी से किसी तरफ रवाना हो गई। मेरी एक आंख बुरी तरह दर्द कर रही थी। वो सूज भी गई थी। पसलियों में भी टीसें उठ रही थीं।
गाड़ी में 6-7 डोगरे फौजी बैठे थे जिन्होंने मुझे अपने पाँव में डाल रखा था। मुझे किसी दूसरे फौजी कैंप के क्वार्टर गार्ड में ले जाकर बंद कर दिया गया। क्वार्टर गार्ड में बत्ती जल रही थी, मेरे हाथ खोल दिए गए। एक डोगरा फौजी अफसर आ गया। उसने पहले तो मुझे खूब मारा पीटा, फिर गालियां देकर पूछा, तुम कश्मीरी नहीं लगते, तुम पाकिस्तानी कमांडो हो, बताओ तुम्हारा हाइड आउट कहाँ है, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ रुपोश हैं। मैंने कहा, मैं सिविलियन रजाकार हूँ, पाकिस्तानी कमांडो नहीं। मुझे क्वार्टर गार्ड में उल्टा लटका दिया गया, मेरे सारे कपड़े उतरवा दिए। दो फौजी बेद की छड़ियों से मुझे बेदर्दी से पीटने लगे। जब मुझ पर गशी सी तारी होने लगी तो मुझे उतार दिया गया। एक फौजी ने मेरे ऊपर मेरे कपड़े फेंक कर कहा, चलो इन्हें पहन लो। मैं ठंडे फर्श पर पड़े पड़े आहिस्ता आहिस्ता कपड़े पहनने लगा। भारतीय फौजी अफसर ने एक फौजी से कहा, इसको फौरन जालंधर कैंट के स्पेशल सेल में पहुंचाओ, वहां इसका बाप भी सब कुछ बता देगा, उठाओ इसे। मुझे घसीट कर क्वार्टर गार्ड से निकाला गया। बाहर एक फौजी गाड़ी खड़ी थी जो चारों तरफ से बंद थी। मुझे उसमें फेंक कर दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया गया। दो मुसल्ला फौजी मेरे साथ हो गए। उन्होंने फौरन मेरे दोनों हाथ पीछे बांध दिए और फौजी गाड़ी चल पड़ी। जालंधर कैंट का स्पेशल सेल जरूर कोई खतरनाक टॉर्चर सेल था जहां ये लोग मुझे लेकर जा रहे थे। मैं अपनी काया पलट की दुआ मांगने लगा, काश मैं इंसान से सांप बन सकता। सिर्फ यही एक सूरत मेरे बचने की थी। मगर मेरी दुआ कबूल ना हुई और मैं अपने इंसानी वजूद में ही रहा। फौजी गाड़ी सारी रात चलती रही। रास्ते में किसी जगह गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर आगे रवाना हो गई। गाड़ी पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी। गाड़ी के अंदर दिन की सफेदी फैलने लगी तो मैं समझ गया कि सुबह हो गई है। दोपहर के वक्त फौजी गाड़ी मैदानी इलाके में दाखिल हो गई थी। एक जगह रुककर फौजियों ने नाश्ता वगैरह किया, मुझे पानी भी ना पूछा गया। गाड़ी आगे चल पड़ी, सारा दिन इसी तरह गुजर गया। रात के वक्त फौजी गाड़ी किसी बड़े शहर में दाखिल हो गई थी। बाहर से दूसरी गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। जो फौजी मेरी निगरानी के लिए अंदर बैठे थे, उनकी बातों से मालूम हुआ कि जालंधर शहर आ गया है। फौजी गाड़ी शहर के मुख्तलिफ बाजारों और सड़कों पर से गुजरती एक इलाके में आ गई जहां ट्रैफिक का शोर नहीं था। मैं बाहर नहीं देख सकता था। गाड़ी एक जगह रुक गई। मुझे खींचकर बाहर निकाल लिया गया। ये कोई फौजी छावनी लगती थी। मुझे एक चार दीवारी में बंद कर दिया गया। 1 घंटे के बाद खाने को बासी रोटी और पानी दिया गया। खुदा का शुक्र अदा करके मैं वो खा गया। दिन चढ़ा तो वही श्रीनगर वाला फौजी मेजर आ गया। ये डोगरा था। उसका पंजाबी बोलने का अंदाज डोगरों वाला था। तशद्दुद और पूछताछ का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। 3 दिन और 3 रातें मुझ पर तशद्दुद के नए नए औजार आजमाए गए। बिजली की कुर्सी पर बिठाकर उस वक्त तक झटके दिए गए जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गया। 3 दिन के बाद मुझे कोठड़ी में डाल दिया गया। दिन में एक बार खाने को थोड़ा बहुत दे दिया जाता। मेरी हालत बहुत खराब थी। 2 रोज तक मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। मेरे जिस्म की अंदरूनी चोटें कुछ कुछ ठीक होने लगी थी कि मुझे कोठड़ी से निकालकर एक और टॉर्चर सेल में ले गए। भारतीय मेजर वहां पहले से मौजूद था। स्ट्रेचर पर ऑपरेशन की मुख्तलिफ छुरियां और कैंचियां पड़ी थीं। उन्हें देखते ही मैं समझ गया कि शायद आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। भारतीय मेजर के साथ 2 हवालदार भी थे। मुझे जमीन पर बिठा दिया गया। भारतीय मेजर कहने लगा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुमने मेरे सवालों के ठीक ठीक जवाब ना दिए तो तुम्हें इसी कोठड़ी में शूट करके तुम्हारी लाश बाहर गंदे नाले में फेंक दी जाएगी। फिर उसने घड़ी देखी और बोला, इस वक्त रात के 11 बजे हैं, मैं पूरे 15 मिनट के बाद दोबारा आऊंगा। इतनी देर में तुम सोच लो। इतना कहकर भारतीय मेजर दोनों फौजियों के हमरा बाहर निकल गया। कोठड़ी के दरवाजे को बाहर से ताला लगाने की आवाज आई। उसके बाद वहां खामोशी छा गई। मैं समझ गया कि मेरी जिंदगी सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गई है, क्योंकि मुझसे मेजर ने जो पूछना था वो मैंने उसे कभी बताना नहीं था, और उस डोगरा मेजर के तेवर बता रहे थे कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे पहले एक वाकया हुआ था कि भारतीय फौजी कश्मीरी मुजाहिदों को पकड़कर ले गए और उनसे पूछगुछ करते रहे। जब उन्होंने जबान न खोली और अपने साथी हुर्रियत पसंदों के बारे में कुछ न बताया तो उन्हें वहशियाना अजियतें देकर शहीद कर दिया गया। मैंने उसी हालत में अंदाजे से किबला रू होकर अपना सर खुदा के हजूर सजदे में डाल दिया और खुदावंद करीम से अपने गुनाहों की माफी मांगी। सर उठाकर छत की तरफ देखा और जमीला की शक्ल सामने आ गई। मैंने उससे भी कहा
कि मेरी वजह से उसे जो तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं और मेरी मौत के बाद आगे उठानी पड़ेंगी, उसके लिए वो मुझे माफ़ कर दे। मेरी आंखें भीग गईं। मैं फर्श पर दोजानों होकर बैठा खुदा को याद कर रहा था। कोठड़ी में बल्ब रोशन था। अचानक मुझे सरसराहट की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि आवाज़ उसी तरफ से आई थी। क्या देखता हूँ कि एक काले स्याह रंग का एक बिच्छू दरवाजे के सुराख में से दाखिल होकर दीवार के साथ साथ एक तरफ को जा रहा है। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली हो। सांप के जहर से मेरी काया पलट जाती थी और मैं इंसान से सांप के रूप में तब्दील हो जाता था। बिच्छू के जहर का मुझे कभी तजर्बा नहीं हुआ था, लेकिन बिच्छू और सांप के जहर में ज्यादा फर्क नहीं था। हो सकता था कि इसका जहर भी मेरी काया पलट दे और मुझे आने वाले अजाब से निजात मिल जाए। इस वक्त दूसरा कोई चाराकार भी नहीं था। ये डूबते को तिनके का सहारा था। मैंने लपक कर बिच्छू को पकड़ लिया। बिच्छू ने फौरन मेरे हाथ पर डस लिया। मेरे जिस्म में दर्द की शदीद टीस उठी। बिच्छू मेरे हाथ से गिर गया। मैं दर्द की शिद्दत से दोहरा हो गया। मुझे झटका सा लगा। मैं दर्द की तकलीफ को भूल गया। दिल में खुशी की लहर सी दौड़ गई। कभी मैं उन झटकों से घबरा जाता था, अब ये झटका जैसे मेरे लिए नई जिंदगी का पैगाम लाया था। मुझे दूसरा झटका लगा। तीसरे झटके के साथ ही मेरा जिस्म हल्का होना शुरू हो गया। जमीन की कशिश मेरे लिए खत्म हो रही थी। फिर मेरी आंखों के सामने बिजली सी चमकी और दूसरे लम्हे मैंने अपने आप को मटियाले रंग के छोटे से सांप के रूप में फर्श पर कुंडली मारे बैठे देखा। मैं सांप के जिस्म में तब्दील हो गया था, लेकिन इंसानी जहन के साथ सोच रहा था। मुझे बाहर फौजी बूटों की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से एक कोने में जाकर छुप गया। दरवाजा खुला और वही डोगरा भारतीय मेजर दोनों फौजियों के हमरा अंदर दाखिल हुआ। जब मुझे ना पाया तो हैरान सा होकर रह गया। वो कहाँ गया? दोनों फौजी भी हैरान होकर फटी फटी आंखों से कोठड़ी में इधर उधर देखने लगे। भारतीय मेजर ने चीख कर कहा, वो फरार हो गया है, उसे पकड़ो। दोनों फौजी दौड़कर कोठड़ी से निकल गए, लेकिन मैं भारतीय मेजर को बाहर निकलने का मौका नहीं देना चाहता था और मैंने उसे बिल्कुल मौका नहीं दिया। जैसे ही वो मुझे दबी जबान में गालियां देता दरवाजे की तरफ बढ़ा, मैं पीछे से उछलकर उसकी गर्दन पर आ गया और उसकी शह रग पर डस लिया। उसकी शह रग को मैंने पहले ही से अपना टारगेट बना लिया था। ये कैसे हो सकता था कि मेरा जहर किसी की शह रग में दाखिल हो और वो जिंदा हालत में खड़ा रहे। भारतीय मेजर, जिसने दरिंदा बनकर मुझे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया था, धड़ाम से गिर पड़ा। मैं जानता था कि वो अब कभी ना उठने के लिए गिरा है। मैं खुले दरवाजे में से रेंग कर बाहर निकल गया। बाहर शोर मच गया था। फौजी इधर उधर भाग रहे थे। दो फौजी जीपें एक दूसरे के पीछे तेजी से गेट की तरफ जा रही थीं। मैं उस फौजी छावनी या कैंप से निकलकर सड़क पर आ गया। रात के 11:15 बजे थे। भारतीय मेजर ने कहा था कि वो ठीक 11:15 बजे वापस आएगा और वो उतने बजे ही वापस आया होगा। मगर अब मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे किसी भारतीय फौजी या भारतीय पुलिस या इंटेलिजेंस की परवाह नहीं थी। बस खुदा से एक ही दुआ मांग रहा था कि वो मुझे अभी सांप के रूप में ही रखे। मैं फुटपाथ की दूसरी तरफ दरख्तों के नीचे से होकर रेंगता जा रहा था। जलंधर छावनी के स्पेशल टॉर्चर सेल से निकलते ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक बार जमीला, अपनी प्यारी बीवी से मिलने पाकिस्तान जरूर जाऊंगा। आखिर मैं उसका खामिन था और उसके मुझ पर भी कुछ हकूक थे, जिनको मैंने एक तवील मुद्दत से नजरअंदाज किया हुआ था। ना जाने वहां कितने भारतीय फौजी अफसरों का कोर्ट मार्शल होने वाला था। मिलिट्री और पुलिस की इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस ने सारे इलाके को घेरे में ले लिया होगा, मगर मैं सांप के रूप में था। इस रूप में सिवाय उसके और कोई खतरा नहीं था कि कहीं मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर ना कुचला जाऊं या फिर लोग मुझे देखकर लाठियां और पत्थर मारकर हलाक ना कर दें। इसका मेरे पास एक ही इलाज था कि मैं अमृतसर के बॉर्डर तक सिर्फ रात को सफर करूं। दिन की रोशनी में किसी खेत में छुप कर बैठा रहूं। जलंधर अमृतसर के एरिया में मैं 2-3 बार आ चुका था। मुझे मालूम था कि जलंधर शहर अमृतसर से 40 मील के फासले पर है और अमृतसर से आगे वाघा बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं। ये 40 मील एक सांप के लिए रेंग कर तय करना बहुत मुश्किल काम था। मैंने इसका एक हल सोच लिया था। सबसे पहले मुझे ये मालूम करना था कि मेरा रुख अमृतसर की तरफ है या दिल्ली की तरफ। रात के वक्त शमाल जनूब का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। दिन का वक्त होता तो सूरज को देखकर मैं मशरिक और मगरिब की सिमतों का तयन कर सकता था। जलंधर छावनी के टॉर्चर सेल से निकलने के बाद
जिस तरफ मेरा मुंह उठा मैं उसी तरफ चला जा रहा था। सड़क पर ज्यादा गाड़ियां वगैरह नहीं थी। आसपास कोठियों में रोशनी दिखाई दी। वैसे मैं सांप होने की वजह से अंधेरे में भी देख सकता था। मैं रेंगते रेंगते काफी दूर निकल आया, सिर्फ इस ख्याल से कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया की सरहद के अंदर ही इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊं। ये बात मेरे लिए कयामत से कम नहीं थी। मैं जल्दी से जल्दी इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होना चाहता था। सड़क एक बारौनक इलाके में दाखिल हो गई। यहाँ सड़क कुशादा थी, दरमियान में ग्रीन बेल्ट थी, जिसके ऊपर मरकरी लाइट्स के खंभे लगे थे। लाइट्स रोशन थी। मैं किनारे किनारे छुपकर रेंग रहा था। एक जगह सिनेमा हाउस की शानदार इमारत के बाहर किसी इंडियन फिल्म के बड़े बड़े रंगीन बोर्ड लगे थे। अंदर रात का आखिरी शो चल रहा था। इस वक्त मुझे अमृतसर जाने वाली कोई बस या लारी भी नहीं मिल सकती थी। हो सकता था कि इस वक्त दिल्ली या कलकत्ते से कोई ट्रेन आ रही हो जो अमृतसर जाती हो। मैं उसकी छत पर बैठकर अमृतसर पहुंच सकता था, क्योंकि रेलगाड़ियां रात को भी आती जाती रहती हैं। अब मुझे रेलवे स्टेशन की तलाश थी। किसी से मैं ये नहीं पूछ सकता था कि रेलवे स्टेशन किस तरफ है। मुझे खुद ही अंदाजे से मालूम करना था। और रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी निशानी सिग्नल की लाल सबज बत्ती ही हो सकती थी। इतनी देर में मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरा रुख दिल्ली की तरफ नहीं और मैं अमृतसर की तरफ ही जा रहा हूँ। मैं कुशादा सड़क पर से गुजरकर एक गुंजान सड़क पर आ गया। यहाँ आते ही मुझे रेलवे इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी। मैं उस आवाज की सिमत हो गया। उस आवाज ने मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा दिया था। सड़क छोड़कर मैं खेतों में घुस गया। उन खेतों में आते ही मुझे कुछ फासले पर सिग्नल की कई हरी और लाल लाल बत्तियां दिखाई दी। मैं उनकी तरफ तेजी से रेंगने लगा। मैं प्लेटफॉर्म के करीब आकर वहां एक जगह छुप गया। जब वहां पर कोई नहीं था तो मैं प्लेटफॉर्म की ढलान पर चढ़ गया। यहाँ एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी और हिंदी में जलंधर कैंट लिखा था। प्लेटफॉर्म पर आगे जाकर कुछ मुसाफिर अपने अपने सामान के पास बैठे थे। कुली भी चल फिर रहे थे। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि अमृतसर जाने वाली गाड़ी कब और किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ये मसला एक कुली ने हल कर दिया। मैं प्लेटफॉर्म में एक तरफ छुपकर बैठा था कि किसी ने कुली से अमृतसर जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा। सिख कुली ने उसे बताया कि जनता एक्सप्रेस थोड़ी देर में आने वाली है, वो अमृतसर जाएगी। जिस मुसाफिर ने कुली से ट्रेन के बारे में पूछा था, मैंने उस पर नजरें जमा दी। मुझे मालूम था कि अब वो उस प्लेटफॉर्म पर जाएगा जहां अमृतसर जाने वाली जनता एक्सप्रेस आ रही है। मुसाफिर वहीं प्लेटफॉर्म पर अपने सामान के पास बैठा रहा। इसका मतलब था कि अमृतसर जाने वाली ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। ट्रेन कोई 1 घंटे के बाद आई। मैं ट्रेन की दूसरी तरफ रेलवे लाइन में उतर गया। जब ट्रेन पूरी तरह से रुक गई तो उसके पहियों पर रेंगता हुआ आखिरी डब्बे की छत पर जाकर लेट गया। मैं डब्बे की छत से बिल्कुल चिमट गया था ताकि प्लेटफॉर्म की रोशनी में मुझ पर किसी की नजर न पड़ जाए। ट्रेन जलंधर छावनी में थोड़ी देर ही ठहरी और फिर चल पड़ी। उसके बाद जलंधर शहर के स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकी और अमृतसर की तरफ फर्राटे भरने लगी। रात के 12:30 बजे का वक्त होगा जब ट्रेन जलंधर शहर से रवाना हुई। रास्ते में वो किसी भी जगह न रुकी और कोई घंटे सवा घंटे के सफर के बाद अमृतसर पहुंच गई। ये ट्रेन उसके आगे नहीं जाती थी। मैं मुसाफिरों की आंख बचाकर ट्रेन से उतर गया और रेलवे लाइन के साथ साथ वाघा बॉर्डर की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। रात का वक्त था। चारों तरफ अंधेरा था। मुझे इल्म था कि ये रेलवे लाइन वाघा तक जाती है, जो पाकिस्तान में है। मैं कुछ दूर जाकर रेलवे ट्रैक से उतरकर खेतों में आ गया। यहाँ काफी दूर तक रेंगता चला गया। फिर ख्याल आया कि क्यों ना बॉर्डर की तरफ जाने वाली सड़क पर चला जाऊं। वहां किसी न किसी ट्रक या गाड़ी पर मौका देखकर चढ़ जाऊंगा और बॉर्डर पर पहुंच जाऊंगा। वाघा जाने वाली सड़क की रोशनियां मेरी बाएं जानिब नजर आ रही थी। मैं खेतों में से होता हुआ सड़क पर आ गया। सड़क पर से वक्फे वक्फे के बाद ट्रक गुजर रहे थे। उनमें फौजी ट्रक ज्यादा थे। एक जगह सड़क के किनारे मैंने एक जीप को रुकते देखा। वहां एक खोखा था। जीप का रुख वाघा बॉर्डर की तरफ था। मैं तेजी से जीप के पास आ गया। जीप का ड्राइवर खोखे पर से सिगरेट खरीद रहा था। मैं दूसरी तरफ से होकर जीप की छत पर चढ़कर उससे चिमट गया। ड्राइवर ने सिगरेट का पैकेट लेकर जीप में डाला और जीप में आकर बैठ गया। जीप स्टार्ट की और वो बॉर्डर की तरफ चल पड़ी। जीप सड़क पर देर तक चलती रही। रास्ते में बाएं जानिब एक बहुत बड़ा सिखों का गुरुद्वारा भी आया। कुछ कारखानों की रोशनियां भी नजर आईं। एक जगह सड़क की दोनों जानिब दुकानें थीं जो बंद थीं।
शायद ये अटारी का कस्बा था। उसके बाद बॉर्डर की इंडियन कस्टम चेक पोस्ट आ गई। जीप यहाँ एक तरफ रुक गई। मैंने जीप की छत पर से जायजा लिया। कुछ फासले पर बॉर्डर का गेट था जहाँ इंडिया का झंडा लगा था और गार्ड खड़े थे। कस्टम ऑफिस में रोशनी हो रही थी। एक सिख बाहर निकलकर सामने किसी को आवाज देकर बुला रहा था। दूसरी तरफ कुछ फासले पर तेज रोशनियों में मुझे पाकिस्तान का परचम लहराता नजर आया तो मेरा दिल खुशी से भर गया। ये मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान का परचम था जिसके साए में हम लोग अमन और खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे। जहां पहुंचने के बाद मुझे किसी सीआईडी, किसी मिलिट्री इंटेलिजेंस का डर खौफ नहीं था। मैं जीप की छत से उतर आया और कस्टम ऑफिस की पिछली दीवार की तरफ से निकलकर पाकिस्तान की सिमत चल पड़ा। वहां कांटेदार तारों वाली दीवार बनी हुई थी। मैं उसके नीचे से गुजरकर पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंच गया। यहाँ आते ही मुझे जमीला के जिस्म की खुशबू महसूस हुई। ये मेरे वतन, मेरी इज्जत, मेरी आबरू की खुशबू थी। मैंने बेइख्तियार होकर पाकिस्तान की मिट्टी को चूम लिया और देर तक पाकिस्तान की मिट्टी में अपना सर डाले रखा। उसके बाद लाहौर जाने वाली सड़क से जरा हटकर खेतों में से लाहौर की तरफ चल पड़ा। मेरी जिंदगी का ये पहला मौका था कि मैं अपने प्यारे वतन में इंसानी रूप में दाखिल होने के बजाय एक सांप की शक्ल में दाखिल हो रहा था। ये बात मुझे किसी हालत में भी गवारा नहीं थी। मैं इस मनहूस किस्से को भारत की सरजमीन पर ही छोड़कर आना चाहता था, लेकिन ये बात मेरे इख्तियार में नहीं थी। मैं जमीला के घर सांप की शक्ल में नहीं जाना चाहता था। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि मैं इस अजाब से निजात हासिल करके रहूंगा। अपने वतन की हवा और मिट्टी ने मेरे अंदर एक नई ताकत, एक नया जज्बा पैदा कर दिया था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कुफर की बड़ी से बड़ी ताकत को पाश पाश कर सकता हूँ। और मैंने अपने खुदा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया, दिल में कलमा शरीफ पढ़ा और मेरा रुख अपने आप एक तरफ हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि रुख शहर की तरफ करूं, लेकिन कोई ताकत मुझे सड़क से हटाकर एक तरफ लिए जा रही थी। कुछ दूर रेंगते रहने के बाद मुझे एक मस्जिद दिखाई दी जिसके गुंबद और मीनार सब्ज रोशनी के नूर में जगमगा रहे थे। मैं बेइख्तियार होकर मस्जिद की तरफ बढ़ा। मस्जिद खाली थी। अभी सुबह की अजान में कुछ देर बाकी थी। मैं मस्जिद की सीढ़ियां चढ़कर उस जगह आ गया जहां नमाजी अपनी जूतियां उतार कर रखते हैं। आगे मस्जिद का ऊंचा सहन शुरू होता था। मैं जूतियों वाली जगह पर ही बैठ गया और मैंने अपना सर मस्जिद के मेहराब की तरफ झुका दिया। मेरे दिल में कलमा पाक जारी हो गया। मैं कलमा शरीफ का विर्द करता रहा और मेरा इंसानी एहसास मुझे महसूस करवा रहा था कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। मैंने अपना सर गाजियों की जूतियों वाली जगह पर लगा दिया और खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरे गुनाह माफ फरमा दे और मुझे इस अजाब से निजात दिला। उसके बाद मुझ पर गनूदगी की हालत तारी हो गई। खुदा जाने मैं जाग रहा था कि सो गया था। जिस आलम में था उस आलम की मुझे कोई खबर नहीं थी। अचानक मुझे एक झटके ने जगा दिया। मैंने चौंक कर सर उठाया तो मैं सांप नहीं था बल्कि करमदाद था। अपनी असली इंसानी शक्ल में मैं वापस आ गया था। यकीन करें, इस वक्त मुझ पर ऐसी रिकत तारी हो गई कि मैं मस्जिद के सहन पर सर रखकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। मैं देर तक रोता रहा। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। जब जरा आंसू थमे तो मैं जूते उतार कर मस्जिद में दाखिल हुआ, वजू किया और किबला रू होकर दो नवाफिल शुक्राने के अदा किए। हर बार जब मेरा सर सजदे में जाता तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते और मैं बिलक बिलक कर रोने लगता। अल्लाह ताला से बार बार अपने गुनाहों की माफी मांगता। रोने से मेरे नवाफिल सही तरह से अदा नहीं हुए थे। मैंने दोबारा वजू किया और अपने आप पर पूरा जब्त करके एक बार फिर शुक्राने के नवाफिल अदा किए और उल्टे पांव मस्जिद से बाहर निकल आया। बाहर आते ही मैंने आसमान की तरफ देखा। पाकिस्तान के नूरानी आसमान पर सितारों के सफेद और नीले फूल हीरे जवाहरात की तरह जगमगा रहे थे। पिछले पहर की खुशगवार हवा चल रही थी जिसमें मेरे वतन पाक की मिट्टी और उसके खेतों, फलों और फूलों की खुशबू थी। मैंने बेइख्तियार होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और वागा से लाहौर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गया। मैंने जैकेट की जेबों को टटोला। मेरी जेब में कुछ नोट पड़े थे। मैंने बाहर निकालकर खंबे की रोशनी में देखा। वो 50-50 के पाकिस्तानी करेंसी के दो नोट थे। या खुदा, ये नोट कहाँ से आ गए? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
मुझे इतने ही पैसों की ज़रूरत थी। इतने पैसों में मैं जमीला के पास जेहलम पहुंच सकता था और उसके लिए और उसके घर वालों के लिए थोड़ी सी मिठाई भी लेकर जा सकता था। वाघा के एक बस स्टॉप पर मैंने एक बस खड़ी देखी। बस में रोशनी नहीं थी। उसका ड्राइवर छत पर से सिगरेट पीता उतर रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या ये बस लाहौर जाएगी? उसने नींद भरी आवाज में जवाब दिया, 1 घंटे बाद जाएगी। उस बस ड्राइवर की इजाजत से मैं बस के अंदर जाकर बैठ गया। बैठते ही मैं ऊँघने लगा और फिर सो गया। आंख खुली तो बाहर मेरे प्यारे वतन के खेतों में तलू होते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी का नूर फैल रहा था और कंडक्टर मुझसे टिकट के पैसे तलब कर रहा था। मैंने टिकट ले लिया। लाहौर शहर के मकानों, बाजारों, खेतों और मस्जिदों और लोगों को देखकर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं अस्पताल से सेहतयाब होकर अपने घर, अपने भाई बहनों के पास आ गया हूं। मेरा जी चाह रहा था कि हर एक को सलाम करके उसके गले लगकर मिलूं। बस ने मुझे स्टेशन के पास उतार दिया। लाहौर स्टेशन से मैं एक गाड़ी में सवार होकर जेहलम पहुंच गया। एक दुकान से कुछ फल खरीदे और अपनी बीवी जमीला के घर की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल खुशी से जैसे उछल रहा था। जमीला के घर वाले मुझे देखकर पहले तो हैरान रह गए, फिर मुझसे लिपट गए। जमीला दूसरे कमरे से दौड़ कर आई। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया और हम दोनों की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये खुशी के आंसू थे।